हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा इस अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट है। इसमें और भी वीडियोस मैं आपको करवाऊंगी जिसमें अलग अलग टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करूंगी। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक जो कि अकाउंटिंग के ऊपर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखिए, चार्ट के थ्रू इसे समझेंगे। अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें आता है रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में अगर की जाती है, कोई भी लेन देन किया जाता है, तो सबसे पहले उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। जैसे कि एक्स ने माल बेचा वाई को, तो इसे भी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। वाई ने कैश दिया, वो भी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से सभी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले जो जिसमें रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शन, उसे क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। जर्नल में सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड करने के बाद क्या है, उन्हें जो भी ट्रांजैक्शन हुई उन्हें क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग हेड के अकॉर्डिंग। जैसे सैलरी दी है, सैलरी हेड में आ जाएगी। इसी तरह से रेंट दिया है, रेंट हेड में आ जाएगा। इस तरह से सभी अलग अलग हेड बना लिए जाते हैं। कैश का हेड अलग होगा, बैंक का अलग होगा, उसमें बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन कैश में होगी। इस तरह से सभी हेड बना लिए जाते हैं और उनमें ही उन ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाता है। इस तरह से जिसमें अलग अलग हेड वाइज सभी चीज़ें होती हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं? लेजर बोला जाता है उसे। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है समराइजिंग। अब बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासीफाई कर दिया हेड वाइज, फिर क्या करेंगे? समराइज करेंगे। यानी कि समराइज किया जाता है किस लिए? कुछ निष्कर्ष निकल सके, देख सके क्या प्रॉफिट आया है, क्या लॉस आया है, कितनी एसेट बची है, कितनी लायबिलिटी बची है, ये सभी किया जाता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो ये सभी समराइजिंग में आ जाता है। ये तो हुए 3 फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन आ जाता है? देखिए, नेक्स्ट फंक्शन आता है एनालाइजिंग। अब जब रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया सब चीज़ों को, तो उसके बाद एनालाइज किया जाता है चीज़ों को कि कितना प्रॉफिट हुआ, कि किस रेशो में हुआ। ठीक है। इस तरह से एनालाइज करते हैं, पिछली बार से कंपेयर करके देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें की जाती हैं। एनालाइजिंग में क्या आ जाता है? मेथडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेथोडिकल क्लासिफिकेशन, मेथड्स लगा के देखे जाते हैं, क्लासीफाई किया जाता है चीज़ों को। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग का इंटरप्रेटिंग। चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है, उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर आ जाता है कम्युनिकेटिंग। सब चीज़ें होने के बाद उसे एंड यूज़र को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जिसे अकाउंटिंग रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग कर ली, फिर रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है और जो एंड यूज़र्स होते हैं, जो भी उसे देखना चाहते हैं, उन्हें वो रिपोर्ट दे दी जाती है, कम्युनिकेट कर दी जाती है। तो ये सभी स्टेप आ जाते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है। सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शन को, फिर क्लासीफाई कर दिया, हेडवाइज लगा दिया। उसके बाद समराइज़ किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया। फिर एनालाइज किया मेथड्स लगाकर, और फिर इंटरप्रेट किया, उससे निष्कर्ष निकाला। ये सभी अकाउंटिंग स्टेप हुए। उसके बाद ये सभी स्टेप होने के बाद उसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है एंड यूज़र को रिपोर्ट के रूप में। तो ये सभी चीज़ें अकाउंटिंग में आ जाती हैं। इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उनसे निष्कर्ष निकालना, रिपोर्ट बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसके लिए क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं। कुछ कंसेप्ट्स दिए गए हैं अकाउंट्स में, जिनके अकॉर्डिंग किसी बिजनेस को जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है अपनी बुक्स में। वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है
कि बिजनेस को अलग माना जाता है उसके ओनर से। अब कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उसका कोई बिजनेस है, ठीक है, उसका बिजनेस है, लगा लीजिए कपड़ों का वो बिजनेस करता है, तो उसका जो बिजनेस होगा वो उस पर्सन से अलग होगा। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन वो बिजनेस की नहीं करेगा, बिजनेस की बुक्स में अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाएगी। यानी कि इस पर्सन को अलग माना जाएगा और इसके बिजनेस को अलग माना जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने लगा लीजिए अपने ऊपर कोई खर्च किया या अपनी फैमिली के ऊपर खर्च किया, अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजा है, स्कूल फीस दी है, तो वो यहाँ इस कपड़े के बिजनेस में वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने खुद के जो भी खर्चे के अगर खाते बनाता है तो उसमें कर लेगा, लेकिन इस बिजनेस की बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं करेगा ये ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन और उसका बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होते हैं, उसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है बिजनेस में। रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। और इसे क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोला जाता है या फिर एंटिटी कंसेप्ट बोला जाता है। सेपरेट एंटिटी क्यों? क्योंकि पर्सन जो है बिजनेस कर रहा है और यानी कि बिजनेसमैन है और बिजनेस है, दोनों को सेपरेट माना जाता है, अलग अलग माना जाता है, इसलिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी इसे बोल देते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेकंड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या होता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी जो हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं, मेजर्ड इन मोनेटरी टर्म। जिसको मनी की टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है एम्प्लॉयज़ का, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है बिजनेस में, तो एम्प्लॉय को हम मनी की टर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, जो एम्प्लॉय को सैलरी दी ही, कोई बोनस दिया है, कुछ और गिफ्ट दिया है, वो सभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मनी की टर्म में मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। सैलरी दी है, बोनस दिया है या गिफ्ट जितने का भी दिया है वो सभी मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय की क्या वैल्यू है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि उसे मेज़र नहीं किया जा सकता है मनी की टर्म में, ठीक है। आई होप ये समझ में आए होंगे इतना। नेक्स्ट है कोस्ट एंटिटी कंसेप्ट। कोस्ट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन बुक्स एट द मोमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। यानी कि जो बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो उस टाइम की जाएगी जो एक्चुअल में उस टाइम हमने पे किया था। यानी कि कोई भी जैसे एसेट है जो हमने उस टाइम ख़रीदी थी, जो उस पर कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट पर एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे ही कोई भी खर्चा हुआ है, कुछ चीज़ हुई है, तो उस टाइम की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी जो उस पर खर्च हुई है, ना कि उसकी फ्यूचर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, लैंड परचेज करी 2 लाख रुपए की, लेकिन आज के टाइम में हमने मान लीजिए 5 साल पहले लैंड परचेज करी है ये 2 लाख की, आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू लैंड की 3 लाख है, तो हम इसे बुक्स में 2 लाख की ही दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाएंगे कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जितने हमने एक्चुअल में कॉस्ट दी है, जो भी एसेट खरीदी है, जो भी चीज़ खरीदी है, उस पर जो कॉस्ट पे करी है हमने, हम उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, ठीक है। एसेट रिकॉर्ड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर या फिर एक्विजिशन कॉस्ट पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जो उसकी कॉस्ट पहले की है, जो एक्वायर करने पर आई थी, एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम बुक्स बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं मानेंगे कि हमने आज बिजनेस शुरू किया, हम ये नहीं मानेंगे कि बिजनेस हमारा आगे चल के बंद हो जाएगा, अगले साल बंद हो जाएगा या 2 साल में बंद हो जाएगा, बल्कि हम ये मानेंगे कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा आगे भी, और उसी को ध्यान में रखकर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आ जाता है। बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर
फोर्सिएबल फ्यूचर। नेक्स्ट है पेरियोडिसिटी कंसेप्ट। पेरियोडिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो पेरियोडिक बेसिस पर बनाई जाती है, यानी कि एक फिक्स पीरियड के बेसिस पर बनाई जाती है। वो फिक्स पीरियड हम कितना भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम 3 महीने का रख सकते हैं, 6 महीने का रख सकते हैं, या फिर 1 साल का रख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू में ही फिक्स कर लेंगे अपना पीरियड कि हमने कितने पीरियड के जो है बुक्स बनानी है। जनरली जो होता है ज़्यादातर बिजनेस 1 साल की बुक्स बनाते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, या फिर ऐसे बना सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ज़्यादातर बिजनेसेस जो बनाते हैं 1 साल के लिए बनाते हैं, और वो किस पीरियड के लिए बनाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बनाते हैं। ठीक है, तो पेरियोडिक बेस कंसेप्ट यही कहता है कि पेरियोडिक बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई जाती है। 1 साल के लिए बना रहे हैं तो हर साल 1-1 साल के लिए बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग की जाएगी, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी 2 साइड एंट्री की जाएगी, डबल एंट्री उसकी होगी। कोई भी लेन देन हुआ है, जैसे कि गुड्स बेची है कस्टमर को, तो एक तो गुड्स जा रही है उसकी एंट्री होगी, दूसरा कैश में अगर गुड्स बेची है तो कैश आ रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर कैश में नहीं बेची, उधार में बेची है, तो क्रेडिट पर एंट्री कर दी जाएगी, डेटर दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इस तरह से 2 साइड एंट्री की जाती है एक ही लेन देन की, एक ही ट्रांजेक्शन की। इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये लायबिलिटी उधर जाकर माइनस हो जाएगी, कैपिटल यहाँ से निकालेंगे तो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना हमें एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है, एक्चुअल में रिसीव हो रहा है, जो उसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। एंटिसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इट रिकॉर्ड्स व्हाट हैज़ हैपेंड, डज नॉट एंटिसिपेट इवेंट्स। जो एक्चुअल में बिजनेस में हो रहा है उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कोई एंटिसिपेट इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आइदर रिकॉर्ड ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइज इट, उसे तब ही रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में बिजनेस में रिसीव हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई एसेट है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी, रियलाइजेशन कॉस्ट, यानी कि जब हमने एसेट खरीदी थी वो वाली कॉस्ट। अभी हमने कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ा था। ठीक है, एसेट खरीदी हमने 2 लाख की, और उसकी करंट कॉस्ट क्या है, 5 लाख रुपए की है। तो जब तक हमें वो एसेट बेच नहीं देते, वो 5 लाख मिल नहीं जाते, तब तक हम उस 5 लाख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। ये हमने कॉस्ट कंसेप्ट में भी पढ़ा है अभी पीछे। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमने एसेट खरीदते टाइम उसकी कॉस्ट पे की है उस पर दिखाएंगे। यही चीज़ रियलाइजेशन कॉस्ट में है। ये थोड़ी घुमाकर है कि जो अभी हमें रियलाइज़ नहीं हुआ है उसे हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब बिजनेस को रियलाइज़ हो जाती है वो अमाउंट, तभी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे एसेट की कॉस्ट, मार्केट वैल्यू अभी हम देखें तो 5 लाख है उस एसेट की, बेचने जाएंगे तो 5 लाख मिल जाएगी, लेकिन जब तक हमने बेची नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं आ गए हैं 5 लाख, तब तक हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बुक्स में उसे 2 लाख ही दिखाया जाएगा। हाँ, अगर हम बेच देते हैं, हमें 5 लाख मिल जाते हैं, तो हम दिखा देंगे उसे 5 लाख पर। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है कि एंटिसिपेट इवेंट को नहीं दिखाया जाता बुक्स में, जब तक वो हमें रियलाइज़ नहीं हो जाते। जब रियलाइज़ हो जाते हैं तभी दिखाया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन मर्केंटाइल बेसिस आइदर व्हेन दे अकर, नॉट ऑन कैश बेसिस। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है
कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब अकर हुई है तभी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि कैश में मिले तभी रिकॉर्ड किया जाए, यानी कि कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बल्कि अकर बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था पेरियोडिक बेसिस। पेरियोडिक बेसिस के हिसाब से क्या होता है, एक पीरियड के लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। अब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई इसके बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही ले लीजिए 31 मार्च को, जब हमारा बिल्कुल ईयर एंडिंग था, तब कोई ट्रांजैक्शन की, किसी को गुड्स दी हमने उधार पे, तो हम उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे, इसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए 21 है, 2021, 31 मार्च 2021, तो हम इसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे उसको 2021 में ही, ना कि अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि उधार पे हम ये सोचे कि अगले साल मिले हैं हमें उसे उसके रुपए, तो हम अगले साल रिकॉर्ड करें, तो ऐसा नहीं होगा। हम कैश बेसिस पर नहीं बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं, यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है तभी उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस किए उससे रिलेटेड रेवेन्यू से उसको मैच करना होता है, ठीक है। दोनों को आपस में मैच किया जाता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को, जो आपस में रिलेटेड होते हैं। इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट ऑल कॉस्ट ऑफ रिलेटेड ईयर विल डिडक्ट फ्रॉम ऑल इनकम ऑफ दैट ईयर। हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उस ईयर की जितनी भी कॉस्ट है उसको इनकम में से माइनस किया जाता है। जो भी इस साल की इनकम है उसमें से उस साल की कॉस्ट को माइनस करेंगे, तब जाकर नेट प्रॉफिट हमारा आता है, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल ईयर की हम अकाउंट बना रहे हैं, जैसे 2020-21 के बना रहे हैं, तो अप्रैल से मार्च तक अगर बना रहे हैं, लगा लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, तो उस साल में जो जो इनकम हमें हुई है उस इनकम में से उस साल की जो जो कॉस्ट है उसे माइनस करेंगे, और इस तरह से उस साल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है, यानी कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उस सभी रिलेटेड इनकम को सभी रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस किया जाएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे, आपस में इस तरह से मैच किया जाता है और इस तरह से नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जिसे बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये क्या कहता है कि भाई हम फ्यूचर में जो हमें इनकम होने वाली है उसे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक एसेट थी, हमने 2 लाख की खरीदी थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो हम 5 लाख पे रिकॉर्ड ना करके उसको 2 लाख पे ही बुक्स में दिखाएंगे जब तक हमने बेची नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, उसको हम आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके लिए आज ही प्रोविज़न बना लेंगे, ठीक है। प्रूडेंस भी इसे बोला जाता है, प्रूडेंस कंसेप्ट है ये, प्रूडेंस बट नॉट एंटिसिपेट इनकम, इनकम के लिए नहीं किया जाता ये। कोई अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए आज ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उस लॉस को आसानी से बियर कर सके, बिजनेस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट उसका ना पड़े। इसका एग्जांपल है जैसे स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है, किस तरीके से की जाती है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, जो भी स्टॉक की कॉस्ट है और जो आज उसकी मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो कम है उस पर ही उसे रिकॉर्ड करते हैं। एक और एग्जांपल है इसका डेटर्स। डेटर्स जब होते हैं बिजनेस में, तो उसका क्या है, बैड डेब्ट के लिए प्रोविज़न हमेशा बनाया जाता है, ठीक है। कि हमें लगता है कि इतने % बैड डेब्ट्स हो सकते हैं हमारे हर साल, मान लीजिए 10% का हम प्रोविज़न बनाकर चलते हैं बैड डेब्ट पर। वो इसीलिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में ये हमें दिखता है कि यहाँ पर हमें लॉस हो सकता है, ये डेटर्स पे नहीं करेंगे, तो हम बैड डेब्ट्स के लिए पहले से ही प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि लॉसेस के लिए तो पहले से प्रोविज़न बना लो,
लेकिन इनकम को पहले रिकॉर्ड नहीं करना है। इनकम जब हमारे पास होगी एक्चुअल में तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन लॉस अगर कोई हमें लगता है, ज़रा सी भी संभावना है कि इस चीज़ से लॉस हो सकता है हमें फ्यूचर में, तो उसके लिए आज से ही प्रिपेयर होकर चलेंगे, आज से ही प्रोविज़न बनाकर चलेंगे, ताकि आगे चलकर बिजनेस को एकदम से धक्का ना लगे, बिजनेस संभल सके आसानी से। इतना हमारे पास प्रोविज़न में कैश अवेलेबल हो कि हम उस लॉस को आसानी से बियर कर सकें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने अकाउंट्स में, अकाउंट्स की पॉलिसी में। जो हम बुक्स बना रहे हैं तो वहाँ पर जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, सेम रूल को ही। ये हम ध्यान में रखें, बार बार रूल चेंज ना करें। जैसे हम कैश बेसिस पर अगर अकाउंट्स बना रहे हैं तो कैश बेसिस पर ही बनाएं, अगर एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं तो एक्रूअल बेसिस पर ही बनाएं। हम 1 साल के लिए जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो 1 साल के लिए ही लगातार बनाएं, उसको चेंज ना करें। और क्या है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बना रहे हैं तो यही टाइम पीरियड रखें। तो इस तरह से कुछ जो भी पॉलिसीज़ हम अपना रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हम मान लीजिए किसी चीज़ पर 10% लगा रहे हैं तो उसी रेट से लगाएं। यानी ऐसे बहुत सारे लॉ के प्रोविज़न्स है, अकाउंट्स के प्रोविज़न है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो हम लगातार सेम फॉलो करें तो अच्छा है, ताकि जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे उसे आसानी से समझ में आ सके। बार बार हम रूल्स चेंज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कंपैरिजन हम खुद भी नहीं कर पाएंगे पिछले साल से इस साल के प्रॉफिट को और चीज़ों को। ठीक है, तो यही है कि अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करें एक पीरियड से अनदर तक। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। कब? टू ब्रिंग द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, हमने पहले पढ़े हैं वीडियोस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम फॉलो करना चाहते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लाना चाहते हैं तो हम अपने रूल्स चेंज कर सकते हैं। टू कंप्लायंस विद प्रोविज़न ऑफ लॉ। लॉ की कोई डिमांड है, लॉ में कोई नया प्रोविज़न आया है, कोई प्रोविज़न चेंज हुआ है तो उसको कंप्लाई करने के लिए पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। इफ़ चेंज विल रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई ऐसा हम रूल अपना रहे हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही फेयर व्यू नहीं आ रहा, अगर वो पॉलिसी चेंज करने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा तो हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सकें। तो इन तीनों केसेस में हम जो है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कंसिस्टेंटली सेम अकाउंटिंग पॉलिसी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास materiality concept. If items having significant economic benefit on business then record, otherwise not be disclosed in financial statement. ये कंसेप्ट कहता है कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हमारे बिजनेस पर इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट डालती है तो ही उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, अदरवाइज़ उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मटेरियल आइटम हो सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करना चाहिए, फालतू की आइटम्स को रिकॉर्ड बुक्स में नहीं करना चाहिए। ओनली मटेरियल आइटम्स रिकॉर्ड। ठीक है, कोई भी जिसका मनी की टर्म में इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, इकोनॉमिक टर्म में बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, उसे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। मटेरियल आइटम ही बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए, फालतू की चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। ये कहता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो यही थे सभी कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि कहता है कि बिजनेसमैन जो है वो अलग होगा बिजनेस से। ठीक है, और फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की मनी की टर्म में जो आइटम्स हम मेज़र कर सकते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करें। थर्ड है कॉस्ट कंसेप्ट, जो हम एसेट खरीदते हैं या कुछ भी चीज़ खरीदते हैं उस पर जो एक्चुअल में कॉस्ट आई है उसी पर बुक्स में उसे दिखाएं। फोर्थ है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये मानकर बुक्स बनाएं कि बिजनेस हमारा हमेशा चलता रहेगा। फिफ्थ है पेरियोडिसिटी कंसेप्ट, यानी कि एक फिक्स पीरियड के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। सिक्स है ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, यानी कि कोई भी आइटम जो
कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में वो हमेशा दो तरफ इफेक्ट डालती है। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है की जाती है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं डबल एंट्री के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। 7th है रियलाइजेशन कंसेप्ट, जो कि कॉस्ट कंसेप्ट की तरह ही है, जिसमें जब तक हमें मनी की टर्म में जो है रियलाइज नहीं हो जाता या किसी भी टर्म में जो है रियलाइज नहीं हो जाती कोई चीज़, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 8th है एक्रूअल कंसेप्ट, अक्कर बेसिस पर जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बेसिस पर नहीं की जाएगी। फिर 9th है मैचिंग कंसेप्ट, सेम ईयर की एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच किया जाता है। सेम ईयर के रेवेन्यू में से सेम ईयर का एक्सपेंसेस घटाकर उस ईयर का नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। 10th कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए हम प्रोविज़न अभी से बना लेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली है तो उसके लिए प्रोविज़न नहीं बनाएंगे, उसको नहीं दिखाएंगे बुक्स में। 11th है कंसिस्टेंसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए, उसमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, यानी कि वो पॉलिसी सेम रखनी चाहिए। सिर्फ 3 केसेस में चेंज कर सकते हैं, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है, कोई लॉ में प्रोविज़न आ गया है उसको फॉलो करना है, या फिर चेंज करने से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कंसिस्टेंटली सेम पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। लास्ट था मटेरियलिटी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ मटेरियल आइटम को ही बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, फालतू की चीज़ों को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो ये थे सभी कंसेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।